આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં અખિલ ભારતીય મહિલા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના સન્માનીય સદસ્ય શ્રી અલકાબેન લાંબા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપણી વચ્ચે ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ સન્માનીય જેનીબેન કુંવર, કાર્યકારી પ્રમુખ શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સાથે આપણા શહેરના પ્રમુખ અને સુનીતાજી ઉપસ્થિત છે. તમામનું સ્વાગત છે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે. હું વિનંતી કરું છું માનનીય અલકાબેન લાંબાને કે તેઓ આપની સાથે વાતચીત કરે. સન્માનીય અલકાબેન लांबा, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आप सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज भी हर चुनौती के बाद मजबूती से खड़ा हुआ लोकतंत्र की इस आवाज को देख रहा है, सुन रहा है और जनता तक पहुंचा रहा है. इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ. भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 27 राज्यों का मैंने पिछले 6 महीने में दौरा किया. गुजरात एक राज्य बाकी था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज मेरा पहली बार आना हुआ है. हमारी राज्य कार्यकारिणी की तुरंत बैठक इसके बाद शुरू होने वाली है. पूरे गुजरात की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेनी बहन हमारी अध्यक्ष है, यहाँ पर पहुंच चुकी है और आज हम सब दिन भर बैठकर महिला कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर बात करने आए हैं. इसी के साथ सेवा दल की एक न्याय यात्रा गुजरात के लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चल रही है. उस यात्रा में आज मैं कांग्रेस मुख्यालय से शामिल होंगी और साबरमती आश्रम तक बापू को श्रद्धांजलि देते हुए एक बार फिर से हम ये पढ़ लेंगे कि गुजरात के लोगों को न्याय का हक मिलने तक उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे. तीसरा, आज की प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश भर में आज 22 अगस्त को देश के हर राज्य, हर राजधानी, हर बड़े छोटे शहर में ईडी के दफ्तरों को घेर कर आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं. ईडी के दफ्तर का घेराव क्यों किया जा रहा है? पिछले 10 साल में इस कुशासन तानाशाही के दौर में आपने देखा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया. उसी के तहत हिंडनबर्ग की एक खबर आती है, एक रिपोर्ट पहले भी आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जांच का आदेश दिया कि हिंडनबर्ग की खबर बताती है कि अडानी की 6 कंपनियों में पैसा लगा है. बार बार सदन के अंदर, सदन के बाहर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी तस्वीरें दिखा दिखा के पूछते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है और आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी की 6 कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका है? कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं. सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है सेबी को कि सेबी इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे कि इसमें हेराफेरी, काला धन, इन सब चीज का भ्रष्टाचार है या नहीं. सेबी 18 महीने का लंबा इंतजार और जांच के नाम पर झूठ सुप्रीम कोर्ट को बोलता है. सेबी बताती है कि जांच में कुछ भी नहीं मिला 18 महीनों में. अडानी और उसकी कंपनियों में कोई काला धन शेल कंपनियां नहीं है और क्लीन चिट सेबी देता है. लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट सेबी पर विश्वास करता है, उसकी रिपोर्ट, उसकी जांच पर विश्वास करता है. लेकिन फिर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ जाती है, उसमें ये साफ पता लगता है कि सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी जो है, बुच जो चेयरमैन है, वो खुद अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर रही, उनका पैसा लगा हुआ था और उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट से छुपाई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था. आपको बताना चाहिए था सेबी की चेयरमैन को, सुप्रीम कोर्ट को, कि जिस कंपनियों की जांच के लिए आप मुझे कह रहे हैं, मैं खुद उन कंपनियों में शामिल रही, मैं डायरेक्टर रही हूं, मेरा भी पैसा लगा हुआ है. लेकिन जब सेबी की चेयरमैन वो बनाई गई तब उन्होंने अपना डायरेक्टर, अपना निवेश, अपने फंड अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया. और आज ये सच्चाई है या नहीं देश जानना चाहता है कि सेबी के चेयरमैन जिन कंपनियों में डायरेक्टर निवेश थी, आज उन्हीं के पति उस कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं. और उसी की जांच सेबी के चेयरमैन
माधवी पूरी बुझ कर रही थी। अभी तक ये होता रहा है कि सेबी के चेयरमैन पूर्व प्रशासनिक बड़े अधिकारी ही बने। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी को भी उठाकर बना दिया गया हो। आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक अनुभवी बड़े अधिकारियों को सेबी का चेयरमैन, ये पहली बार हुआ है कि गैर प्रशासनिक बैकग्राउंड की किसी शख्स को सीधा सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। और हमें तो लगता है कि सेबी का चेयरमैन कौन होगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मुखिया कौन होगा, फिर देश में कोई और नहीं। हम दो और हमारे दो की सरकार आपस में तय करती है। अडानी ने तय कर दिया होगा कि इस बार आपकी सेबी की चेयरमैन कोई और नहीं, मेरी ही एक कंपनी की डायरेक्टर होगी, और वो हो जाती है, वो बन जाती है। सारे नियम कानून ताक पे रखकर उन्हें चेयरमैन बना दिया जाता है। अब हम मांग करते हैं कि ईडी सूचना के आधार पर, सिर्फ सूचना के आधार पर रेड करती है, कंपनियों को ब्लैकमेल किया जाता है। पूरी एक सूची में आपके सामने लाई हूं कि कब कब ईडी ने, क्यों हम ईडी का घेराव कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि ईडी से भी अडानी की कंपनियों में, शेल कंपनियों में लगे हुए सारे फंड की जांच करें, लेकिन ईडी बिल्कुल चुप और खामोश बैठा हुआ, हिम्मत नहीं दिखा रहा। अब आप देखिए, सीबीआई ने रेड किया था एनडीटीवी ऑफिस में 2017 में। फाउंडर प्रणब रॉय के घर पर रेड होती है 6 जून 2017 को। क्या होता है उसके बाद? 2023 में अडानी ग्रुप 64.71% स्टेक एनडीटीवी के खरीद लेता है। रेड होती है और उसके बाद अडानी इसको खरीदते हैं। सीसीआई टीम रेड एसीसी अंबुजा सीमेंट के ऊपर 11 दिसंबर 2020 को रेड होती है। रेड के बाद क्या निकलता है? अडानी ग्रुप जो है उस कंपनी को 16 सितंबर 2022 को उस कंपनी में अपना जो है उसको खरीद लेता है, और वो देश की सबसे दूसरी बड़ी अंबुजा सीमेंट कंपनी जो है अडानी के हाथ में आते ही रेड के बाद देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाती है। तीसरा उदाहरण सुनिए, ईडी ने रेड किया जीवी के ग्रुप ऑफिस इन मुंबई एयरपोर्ट जो चला रहे थे। यह रेड कब की? 28 जुलाई 2020। पूरी प्रेस रिलीज है, सब तथ्य और सबूतों के साथ लिखित में आपको ये सौंपूंगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश भर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तथ्य और सबूत रखे, और आज ईडी के दफ्तर के बाहर पूरी देश की कांग्रेस इनका घेराव कर रही है। ईडी ने रेड किया जीवी के ग्रुप के ऑफिस मुंबई में जो थे, ये रेड किया 28 जुलाई 2020 को। 14 जुलाई 2021 को अडानी को मुंबई का एयरपोर्ट सौंप दिया जाता है और 98% शेयर उसके हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर रेड क्विंट ऑफिस नोएडा में। क्विंट मीडिया ऑफिस पे रेड होता है 11 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि वो लगातार सरकार के भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ मीडिया उठाने का काम कर रहा था। रेड होती है 11 अक्टूबर 2018 को, और उसकी रेड के बाद पता लगता है कि 27 अक्टूबर 2023 को अडानी क्विंट के 49 बिजनेस की हिस्सेदारी लेकर उस पर भी कब्जा कर लेता, और तब से सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में क्विंट को खामोश कर दिया गया, क्योंकि उसका मालिक बदल गया है। अगला उदाहरण, आईटी रेड इन नीलोर कृष्णापट्टनम पोर्ट में। इनकम टैक्स की रेड हो रही है नीलोर कृष्णापट्टनम पोर्ट पर। कब? 29 मार्च 2018 को रेड होती है। परिणाम क्या है रेड का? वही जो सबके परिणाम रहे इससे पहले 6 उदाहरणों में, यहां पर भी वही परिणाम रहा कि अडानी पोर्ट एंड एसईजेड कृष्णम पोर्ट के जो है उस पे उसका कब्जा हो जाता है। ये हुई 5 अक्टूबर 2020 को। 18 की रेड इनकम टैक्स की, मालिक बन गए 2020 में अडानी। अल्ट्राटेक सीमेंट, अगला उदाहरण। ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि जहां जहां ईडी ने रेड किया, रेड के बाद सारे बिजनेस, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा बिजनेस धंधा अडानी की गोद में डाल दिया गया। सो अल्ट्राटेक सीमेंट, कुमार मंगलम बिरला, अडानी इन टेकिंग ओवर इंडिया सीमेंट 27 जून 2024 को। यहां पर वो झुकता नहीं है बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप से सब वाकिफ है। जो नहीं झुका उसके साथ क्या हुआ? 8 साल तक प्रताड़ित किया गया, 8 साल तक मामला चला है।
अब सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप, विरासत रही बिरला ग्रुप की, गांधी बापू जुड़े रहे, वो नहीं झुका और आज वो सिर्फ 8 साल से पूछताछ जांच के नाम पर प्रताड़ना और हैरासमेंट चल रहा है। और जिन्होंने झुक गए वो हो गया। देश के अंदर के बातें हैं, अब विदेश के लिए चलती हूं। बांग्लादेश में, श्रीलंका के पोर्ट में, इजराइल के बंदरगाह में प्रधानमंत्री जी से हम पूछते रहे कि ये सच है, यानी कि जुलाई 2017 को जब आप इजराइल गए, आपके जहाज में अडानी को आप बैठा कर लेकर जाते हैं। आपकी विदेशी यात्राओं में, आपकी यात्राओं से पहले, बाद में, साथ में सवाल पूछा गया संसद में, कब कब अडानी को आप अपने जहाज में बैठा कर लेकर गए और कब कब किस किस देश से आपने उन्हें कहा। तो ये था श्रीलंका बांग्लादेश में कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक हमारा समझौता है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट टू अडानी समझौते हुए। सरकारी जहाज में प्रधानमंत्री एक ही अडानी, बाकी सारा व्यापार, सारे धंधे ठप हो गए। व्यापारी देश छोड़कर एक डर के माहौल में ब्लैकमेलिंग, ईडी, सीबीआई जांच, इंक्वायरी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुलासा हुआ। खुलासा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दो, धंधा लो, धंधा दिया है तो चंदा देना पड़ेगा। ये ब्लैकमेलिंग का खेल चलता रहा और आज भी चल रहा। और यही सब नतीजे हैं कि आज 18 महीने की जांच के बाद सेबी की चेयरमैन लेटरल, जो हमारी नियुक्तियों की बात हुई थी कि अब आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी के माध्यम से नहीं, लेटरल स्कीम आई, किसी ने नियुक्त किए जा सकते हैं। देश भर में 61 नियुक्तियां ऐसी की गई, जिसमें एक नियुक्ति सीबीआई की, सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच की भी की गई और भ्रष्टाचार सामने आ गया, जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे थे। और ये हमारी जीत है कि लेटरल भर्ती को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा, सरकार को वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो तौर तरीका चलता आया है उसी के माध्यम से होगी, ना कि सीधे ऊपर से किसी को फेवरेट करने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। मैं गुजरात में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। चिंता हमारी ये है कि 10 करोड़ निवेशक हैं हमारे, जिनका पैसा लगा हुआ है शेयर बाजार के अंदर, 10 करोड़ उनकी संख्या। 30 करोड़ ऐसे हैं जिनका एलआईसी पॉलिसी धारक है, 30 करोड़ एलआईसी पॉलिसी धारक हैं। एसबीआई जो अडानी की कंपनियों को अंधाधुंध देश की जनता का पैसा दे रहा है, उसमें 45 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा जमा है उस एसबीआई में, जिसको अंधाधुंध अडानी की कंपनियों में लगाने के लिए उन्हें दिया जा रहा है। इसकी कीमत लगभग पूरा जो बाजार है वो 4.5 लाख बिलियन, 4.5 लाख बिलियन का इसमें पैसा दांव पर लगा हुआ है। हमारी मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को ये पूरे मामले की जांच सौंपी जाए। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वो जेपीसी की विपक्ष की मांग से भाग रही है। आप भी जानते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ विपक्ष नहीं होगा सदस्य, जब वो कमेटी बैठेगी जांच के लिए, उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के लोग बैठेंगे, सारा सच और सारा सबूत आएगा। सेबी की चेयरमैन से पूछा जाएगा कि आप उन कंपनियों में डायरेक्टर थी या नहीं थी, आपका पैसा था या नहीं था, जिसकी जांच आप खुद कर रही थी और जिसको 18 महीने जांच करने के बाद आपने क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपने क्यों नहीं बताया उस समय कि आप ये जांच से अपने आप को अलग करती है? क्यों? क्योंकि आपके पति उन कंपनियों में जुड़े हुए हैं और उनका पैसा लगा हुआ है। आपने इस जांच से अपने आप को अलग नहीं किया, सच को छुपाया। हम सेबी की चेयरमैन का आज अभी तुरंत इस्तीफा मांगते हैं। हमारी मांग है कि सेबी की चेयरमैन को तुरंत हटाकर उसकी जांच जेपीसी कमेटी गठन करके उसे सौंपी जाए। हमारी ये मांग है देश भर। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट अवमानना का मामला स्वयं संज्ञान लेकर चलाए और पूछे कि 18 महीने की जांच में जब आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसमें तो कुछ निकला नहीं, तब आपने सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं बताया कि आपका भी उसमें क्या इंटरेस्ट था?
सो हमने बताया है 2 ही रास्ते सरकार ने अपनाए हैं 2024 के चुनाव में। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार 400 बार, तीसरी बार रथ रुका है, 400 पार नहीं हुए, बहुमत भी नहीं आपको मिल पाया। और आज एक मजबूत विपक्ष, और उस विपक्ष के नेता का नाम लोकसभा में है श्री राहुल गांधी। लगातार सवाल पहले भी करते और आज भी कर रहा है। 24 से पहले सवाल किया, एसपीजी सुरक्षा छीन ली, सरकारी बंगला छीन लिया, केस झूठे डालकर फंसाने की कोशिश की गई और 2 साल जेल भेजने की कोशिश की गई। लेकिन दोबारा चुनाव हुआ, सरकारी बंगला नेता विपक्ष का संवैधानिक रूप से लोगों ने उन्हें सौंप दिया है। और पूरी विपक्ष की आवाज इस तानाशाह सत्ता को ललकारती रहेगी, सदन के अंदर सदन के बाहर। इनका ब्लैकमेलिंग का खेल ये रहा कि जितने भ्रष्ट नेता हैं, मैं आई हूं अभी महाराष्ट्र से, अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सबको चक्की पिसानी थी। 70,000 करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री जी आपने लगाए। आज कहां है? आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार में मंत्री हैं वो लोग। तो या तो ये भाजपा का खेल रहा राजनीतिक लोगों पर 10 साल में आरोप साबित करके हम उन्हें सजा नहीं दिला पाए, क्योंकि आपके आरोपों में दम नहीं था। आपने सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए राजनीतिक लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज कराए, उनसे समझौते किए, उन्हें अपनी पार्टी में ही शामिल करके आज विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री तक असम में बना दिया है। और दूसरा काम किसको सौंपा? ईडी और सीबीआई को, कि जितना बिजनेस व्यापार है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा नहीं दे रहा है या देने के बाद सवाल कर रहा है, उस पे ईडी की रेड हुई और वो सारे धंधे अडानी को सौंप दिए गए। यानी कि व्यापारी है तो व्यापार ईडी की रेड के बाद अडानी के खाते में जाएगा। सारे व्यापार, सारा बिजनेस, सारा एयरपोर्ट, सारे पोर्ट। और पॉलिटिकल आदमी है तो रेड करके भाजपा में शामिल कर लीजिए। ये 2 चीजों का खेल पूरे देश में खुलेआम चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ अब एक सदन में मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। और हम इस लड़ाई को पूरे देश में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जेपीसी की मांग करते रहेंगे। सेबी की चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त है, नैतिकता के आधार पर बनता था कि वो खुद इस्तीफा दे दे। लेकिन अब हम मांग करते हैं, पूरा आंदोलन करेंगे कि सेबी की चेयरमैन जब तक मातृपुरी बुच है तब तक सेबी इन शेल कंपनियों की जिसे जांच करनी है, जिन्हें सच्चाई सामने लानी है, जिसे एक्शन लेना है, इन शेल कंपनी काला धन लगाए, उस पर एक्शन नहीं लेंगी, क्योंकि उसकी खुद की मुखिया पर का दामन दागदार है। पूरे देश में आज ईडी का घेराव किया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस सदन में भी आवाज उठाई, आगे भी उठाती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जानते हैं कि अडानी की शेल कंपनियों से आपके चंदे से धंधे देने का पूरा देश के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं। आप बेनकाब हो चुके हैं। अब आप चाहकर भी बच नहीं सकते, क्योंकि आप कमजोर हो चुके हैं। लोकतंत्र में आपका विश्वास आपने खो दिया है। 2 बार आपको पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थिर सरकार दी, और आपने बेरोजगारी, लोगों के काम धंधे बंद, डर, खौफ, लाखों व्यापारी डर और जांच, इंक्वायरी, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा ना देने की वजह से अपने बिजनेस बंद करके भारत की धरती को छोड़कर विदेशों में जाने को मजबूर हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ हमारे दो की सरकार चलती रही। बेरोजगारी, उद्योग, इंडस्ट्री, डर, खौफ के माहौल से अब समय आ गया है, हम इस देश को, व्यापारियों को बाहर निकालेंगे और अपनी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सेबी हो, इन्हें बचाने की जिम्मेदारी इंडिया अलायंस, कांग्रेस और विपक्ष ने पूरी तरह से संभाली है। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आपका करोड़ों रुपया LIC, SBI के बैंकों में निवेशकों का, जो इन कंपनियों को, शेल कंपनियों को दिया जा रहा है व्यापार के नाम पर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं विपक्ष आपकी मेहनत और ईमानदार की एक एक पाई पर खतरा नहीं आने देगा। मैं आप पत्रकार साथियों का स्वागत करती हूँ। आपका कोई भी सवाल हो, इससे संबंधित